नमस्कार। जवाब तो देना होगा मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दोनों संवैधानिक संस्थाओं पे लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और जवाब भी दिए जा रहे हैं। दरअसल मामला यह है कि सूबे के राज्यपाल रामेंडेका अलग अलग जिलों में जाके कार्यों की समीक्षा करते हैं, जिसपे सियासी गलियारों में बवाल मचा हुआ है। और सियासी गलियारों में भी बवाल ऐसा कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीधे तौर पे संवैधानिक व्यवस्थाओं पे ही सवाल उठाते हुए यह टिप्पणी कर दी कि राज्यपाल जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, राज्य में संवैधानिक अस्थिरता का माहौल बना हुआ है, जिसपे बीजेपी ने भी पलटवार किया और पूर्व मुख्यमंत्री को नियम कानून पढ़ लेने की सलाह दे दी। आखिरकार क्यों संवैधानिक संस्थाओं पे सियासी सवाल और जवाब दिए जा रहे हैं, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लीजिए यह खास रिपोर्ट। किसी भी राज्य में योजनाओं का अच्छे से अच्छे तरीके से क्रियान्वयन हो, इसके लिए पूरा तंत्र काम करता है। पहले सत्ता पक्ष का जनप्रतिनिधि, फिर मंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम पदों पर रहने वाले नेता जनता की भलाई को ही ध्यान में रखकर काम करते हैं। बात राज्यपाल की करें तो राज्य में संवैधानिक प्रमुख होते हैं। प्रदेश में विकास की जिम्मेदारी गवर्नर साहब की भी होती है, लेकिन छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों में राज्यपाल के अधिकार और संवैधानिक पद पर सवाल दागे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के संवैधानिक प्रमुख हैं राज्यपाल रामेंडेका। राज्यपाल के अधीन राज्य की सरकार करती है काम। योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राज्यपाल की अनुमति जरूरी। राज्यपाल रामेंडेका अलग अलग जिलों का कर रहे दौरा, योजनाओं की जानकारी लेते हैं, आवश्यक दिशा निर्देश देते हैं राज्यपाल। अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में संवैधानिक संकट होने की कही बात। कुल मिलाकर संवैधानिक पद को लेकर सियासत छिड़ी हुई है। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह का लेटर विपक्ष को मुद्दा मिल गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने शिक्षा विभाग को पत्र लिखा, जिसके बाद प्रदेश की सियासत में बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। संवैधानिक पद होने की बजाय अब विपक्ष इसे लेकर सवाल खड़े कर रहा है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में संवैधानिक संकट बताया है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के सभी सवालों को खारिज करते हुए बीजेपी इसे जबरदस्ती की राजनीति बता रही है। इसमें सीधा रमन सिंह जी सचिव को पत्र लिख रहे हैं। यदि ये खबर सही है तो बेहद ही गंभीर बात है। संवैधानिक स्थिति इस प्रदेश में ख़त्म हो गया है। यदि किसी विषय को लेकर के ज़बरदस्ती तूल देना या फिर राजनीतिकरण करना है, ये उनको शोभा नहीं देता। मुझे लगता है कि इतनी गंभीरता माननीय हमारे भूपेश बघेल जी में होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में प्रशासन अच्छा हो, कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे, योजनाएं सुचारू रूप से काम करें। कांग्रेस की या बीजेपी की, हर सरकार की यही कोशिश रहती है। बहरहाल प्रदेश के राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष भी सुशासन लाने में जुट गए हैं, लेकिन बयानों और सवाल खड़े करने का सिलसिला भी चल पड़ा है। अब राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष दोनों संवैधानिक पद पर कांग्रेस की तिरछी नजर है। फिलहाल देखने वाली बात यह है कि आखिर पूरे मसले पर बीजेपी सियासी बाजी मारती है या फिर कांग्रेस का सियासी दांव काम कर जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार क्यों और कैसे संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं और क्यों इसे राजनीति का मुद्दा बनाया जा रहा है। बेहद गंभीर विषय। इस विषय पर चर्चा करने के लिए तीन बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। मेहमानों का परिचय सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से उमेश घोड़मोड़े जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। उमेश जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र वर्मा जी है, विद्वान नेता है, प्रवक्ता है। सुरेंद्र जी आपका भी स्वागत है। सूबे के वरिष्ठ पत्रकार, सियासत के हर पहलू पे पैनी नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसदकर जी भी हमारे साथ है। अनिल जी आपका भी स्वागत है। अनिल जी मेरा पहला सवाल आपसे है कि संवैधानिक संस्थाओं पे जब सियासत होगी तो राजनीति में इसे कौन सा अध्याय माना जाएगा? देखिए, राजनीति में जो है, इसको राजनीति सवालों से ही होती है। अगर कोई उठा रहा है तो लोकतंत्र की खूबसूरती है सवाल उठाना। सवाल इस बात का है कि सरकार सवाल उठाने का मौका क्यों दे रही है, विपक्ष को बैठे बैठाए मौका क्यों दे रही है। ये जो आज का सवाल है, जो भूपेश बघेल ने जो सवाल उठाया, चिट्ठी बताई उन्होंने कि मेरे पास चिट्ठी है, तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि
जो 3 बार के मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह और विधानसभा अध्यक्ष है अभी, उन्होंने जो चिट्ठी लिखी सचिव को, वो चिट्ठी भूपेश बघेल तक कैसे पहुंच गई? तो कहीं कोई मतलब प्लानिंग के साथ चिट्ठियां लीक हो रही है, या अगर वो चिट्ठी लिख भी रहे हैं तो क्या एक विधानसभा अध्यक्ष विधायक नहीं होता? क्या उसके विधानसभा क्षेत्र में लोग नहीं होते? क्या उनके काम के लिए कोई पत्र लिखना कोई गलत बात है क्या? संवैधानिक संस्थाओं के पर सवाल उठाने से ज्यादा जरूरी होता कि सरकार के कामकाज पर सवाल उठाया जाता तो बेहतर होता, क्योंकि सरकार का कामकाज नहीं हो रहा है तभी जो है डॉक्टर रमन सिंह पत्र लिख रहे हैं, या तभी जो है हमारे राज्यपाल जो डॉक्टर रामन डेका जो है वो जगह जगह जाकर अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं और वो योजनाओं के क्रियान्वयन पर जो सवाल जवाब कर रहे हैं। आखिर ये जरूरत आन क्यों पड़ी? सरकार का काम क्या सही चल रहा है? अगर सरकार का काम सही चलता तो मैं नहीं समझता कि रमन सिंह को चिट्ठी लिखना पड़ता या रामन डेका को जाकर जिले जिले में दौरा करना ठीक है। सुरेंद्र जी जरा बताइएगा कि सरकार के कामकाजों पे उठने वाली सियासी उंगली अचानक संवैधानिक संस्थाओं की ओर क्यों उठने लग गई, जबकि संविधान में शक्तियां, अधिकार, तमाम चीजों का स्पष्ट वर्णित उल्लेख है कि राज्यपाल क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, तमाम चीजों का उल्लेख है। उसके बाद भी सियासी सवाल। सुरेंद्र जी। अवधेश जी, हमारा संविधान जो है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। प्रत्येक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए उनके कर्तव्य और दायित्व निर्धारित है, लेकिन जब इस तरह की घटना होती है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, चाहे वो गवर्नर का हो चाहे विधानसभा अध्यक्ष का, सरकार को सलाह देना, सुझाव देना, दिशा निर्देश देना ये अलग चीज है। चाहे तो सरकार को सीधे तौर पर बुला के भी कहा जा सकता है या सरकार को निर्देशित करने का इनको अधिकार है, लेकिन जिस तरह से जो पत्र वायरल हो रहे हैं, सम्माननीय पूसत्कर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और निश्चित तौर पर एक विधायक के तौर पर जिम्मेदारी हो सकती है, उसके विधानसभा क्षेत्र के नागरिक भी होते हैं, लेकिन ये जो पत्र वायरल हुआ है उसमें ये तीनों जिनको जिस युक्तियुक्तकरण को लेकर उनकी गंभीर आपत्ति है और जिसके लिए सीधे तौर पर सचिव को पत्र लिखा गया है, इससे ये साबित होता है कि छत्तीसगढ़ में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है और भाजपा के नेता ही ये मानने लगे हैं कि बहुत अंधेरगर्दी है, गंभीर समस्या है और युक्ति निश्चित तौर पर शिक्षा जैसे विभाग में मैं आपको इंटरप्ट कर रहा, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि भाजपा के नेता ही मानने लगे हैं कि गड़बड़ियां हैं। उमेश जी जवाब दीजिए और इस बात का भी जवाब दीजिएगा कि क्यों संवैधानिक संस्थाओं पे राजनीति छीटाकसी की जाए, उंगलियां उठाई जाए। अब ये सोच के जरूर जवाब दीजिएगा कि 5 साल पहले आप भी विपक्ष में थे। कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं की राजनीति बीते 1.5 वर्षों के अंदर अगर हम देखें तो मुझको लगता है कि कहीं कोई मुद्दा नहीं है। और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को खाली बैठाने का काम किया है, आज वो खाली हैं, खाली बैठे हुए हैं, मुद्दे नहीं हैं। और इसलिए चाहे संवैधानिक पद का विषय हो, संवैधानिक संस्थाओं का विषय हो, उस पर सवाल उठा करके राजनीति करने का, खालीपन दूर करने का एक प्रकार से प्रयास किया जा रहा है। और चाहे राज्यपाल का विषय हो, संवैधानिक पद का विषय हो, आर्टिकल 159 उसमें स्पष्ट उल्लेख है राज्यपाल के कार्य प्रणाली, राज्यपाल की शक्तियां, राज्यपाल की जिम्मेदारियां, वो तमाम विषय हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रकार का सवाल उठाना और सीधे तौर पर इस प्रकार का सवाल उठा करके राजनीति करने का प्रयास करना, मुझको लगता है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के खालीपन का एक उसको भरने का प्रयास है। और जिस प्रकार से सवाल उठाया जा रहा है, अतिक्रमण का विषय हो, अधिकारों का विषय हो, तो बीते 5 वर्षों में इस प्रदेश की जनता ने भी देखा है कि किस प्रकार के हालात थे, किस प्रकार के संवैधानिक संकट का विषय ये बता रहे हैं, तो किस प्रकार की स्थितियां उस वक्त भी बनी थी, वो जनता देख रही है, समझ रही है, जान रही है। तो कुल मिलाकर के इस विषय पे वो राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, केवल राजनीति करके इस विषय को राजनीतिकरण करके वो आगे बढ़ाने का और अपने खालीपन को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है अनिल जी, क्या आपको सच में लगता है कि राजनीति में इतना वैक्यूम आ गया है कि संविधान में प्रदत्त शक्तियों को दरकिनार करके सियासी बोल बोले जाए? खास करके छत्तीसगढ़ में आपने पहला लाइन बहुत सही कहा कि अगर कामकाज बेहतर होता तो सवाल उठते ही नहीं, लेकिन क्या सियासत में अब केवल यही बचा है कि संवैधानिक संस्थाओं पे उंगलियां उठाई जाए, तब जब आप कभी सत्ता पक्ष कभी विपक्ष दोनों की भूमिका निभाते हैं?
नहीं देखिए डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपका सवाल जायज है। और अभी तो अगर कांग्रेस के भूपेश बघेल, अगर ये वो भी पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनके कार्यकाल में जो अनुसुईया उइके गवर्नर थी, उनसे उनका कन्फ्रंटेशन सबको पता है, कोई बताने की बात नहीं, कोई छुपा हुआ नहीं। मैंने उमेश जी को कहा था कि आप सोच के जवाब दीजिएगा, क्योंकि आप भी 5 साल पहले विपक्ष में थे। तो और ये देखिए रमेश भंडारी तो बहुत पुरानी बात हो गई कि क्या गवर्नरों की भूमिका पर कोई आज की बात नहीं है। और सिर्फ भूपेश बघेल सवाल नहीं उठा रहे, हाईकोर्ट ने भी जो है, मद्रास हाईकोर्ट ने भी बीच में सवाल उठाया था कि आप कब तक जो है किसी बिल को आप रोक सकते हैं, आपको जवाब दे रहे। तो वो बात अलग है, लेकिन सवाल फिर यही आता है कि बीजेपी की जो सरकार है, 1.5 साल हुआ है, आप 1.5 साल में इतना परफॉर्म नहीं कर पाए कि आप जो है पॉलिटिकल जो वेपन दे रहे हैं, अपने हाथ से दे रहे हैं, लो भूपेश हमला करो। आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां बन पड़ी कि आप जो है काम नहीं कर पा रहे? या डॉक्टर रमन सिंह जैसे जो 3 बार के मुख्यमंत्री रहे, अभी विधानसभा अध्यक्ष है, उनका पद आज भी पार्टी में कोई छोटा नहीं है ना। आप विधानसभा अध्यक्ष होगा तो ठीक है, वो सबके विधानसभा अध्यक्ष है, लेकिन वो 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। तो पार्टी में अभी जो मंत्री हैं उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो उनके कद के बराबर है। और आज उनकी बात अगर नहीं मानी जा रही तब तो चिट्ठी लिख रहे हैं। तो आप मौका क्यों दे रहे हैं? आरटीआई जो एक्टिविस्ट है, उनका अगर दर्द आप पूछिए उनसे जाकर, वो लगातार चिट्ठी लिखते हैं, लगातार जो है अपने एप्लीकेशन लगाते हैं, उनको जानकारी नहीं मिलती। यहाँ पे चिट्ठी गई नहीं रमन सिंह की, भूपेश बघेल तक पहुंच गई। तो आपको ये भी तो सोचना पड़ेगा कि आखिर वो क्या रहा है। अब फिर अकेले रमन सिंह नहीं है, चिट्ठी तो भूपेश बृजमोहन अग्रवाल ने भी लिखी। फिर सिर्फ चिट्ठी लिखना नहीं है, विधानसभा में जो है, जो चाहे अजय चंद्राकर हो, चाहे और जो दूसरे मंत्री हो, पूर्व मंत्री, वो तो सवाल लगातार खड़े कर रहे हैं ना। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि ब्यूरोक्रेसी आपकी इतनी हावी है कि ब्यूरोक्रेसी रमन सिंह जैसे 3 बार के मुख्यमंत्री और विधानसभा जो अध्यक्ष है, उनकी बात नहीं सुन रहे, उनको मजबूरन चिट्ठी लिखना पड़ रहा है। तो आप ही तो मौका दे रहे हो, आप राजनीति का मौका दे रहे हो। तो फिर भूपेश, मैंने अनिल जी के बातों का 10 सेकंड में उमेश जी से जवाब ले लो। उमेश जी, 2 बातें निकल के आई। पहला ये कि आप खुद पॉलिटिकल वेपन दे रहे हैं विपक्ष को कि लीजिए और हमला कर जाइए। दूसरा ये कि काम नहीं हो रहा है, इसलिए तो चिट्ठी लिखी जा रही है। जरा जवाब दीजिए संक्षेप में। देखिए, अगर काम नहीं होता तो और भी मुद्दे होते हैं, और भी मुद्दों पर कांग्रेस को सड़क पे उतरने का मौका मिलता, सदन में सवाल खड़ा करने का मौका मिलता, सरकार से लेकर के सरकार में बैठे हुए तमाम मंत्रियों के ऊपर सवाल करने का मौका मिलता। आपने भी लगातार देखा, 1.5 वर्ष में विधानसभा के तमाम सत्र हुए, उसके अलावा भी तमाम, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय हो, आरोप प्रत्यारोप का विषय हो, कांग्रेस कहां खड़ी हुई है। आज विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, विष्णुदेव साय के सुशासन में लगातार विकास के काम का विषय हो, जनहित का विषय हो, किसानों का विषय, उस पर निर्णय लिए जा रहे हैं, काम हो रहे हैं। जनता से जुड़े एक सवाल, एक मुद्दे उठाने से विफल है कांग्रेस। और यहाँ पर इस प्रकार के मुद्दे उठाकर राजनीतिक सुगु का छोड़ करके राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है सुरेंद्र जी, जरा बता दीजिए कांग्रेस कहां है। उमेश जी अस्तित्व पे सवाल उठा रहे कांग्रेस के कि छत्तीसगढ़ में बतौर विपक्ष कांग्रेस कहां है। उमेश जी ने गंभीरता से कहा कि एक भी मुद्दे आप लोगों ने जनहित के नहीं उठाए। जरा जवाब दीजिए। अवधेश जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चरित्र शुतुरमुर्ग की तरह है। पिछले 17 महीनों में आपने देखा कि दीपक बैज जी कितने किलोमीटर की, कितनी पद यात्रा किए, कितने बार विधानसभा घेरा हुआ। मूल बात जो है, भारतीय जनता पार्टी के अनुभवहीन विधायकों का जो मंत्रिमंडल तैयार किया गया है, भाजपा के नेता ही उससे संतुष्ट नहीं है। इनकी अकर्मण्यता के खिलाफ आधा दर्जन पत्र जो है रायपुर सांसद और सबसे वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के, सबसे ज्यादा बार जीतने वाले विधायक थे बृजमोहन अग्रवाल ने लिखा, पुन्नूलाल मोहिले ने लिखा, ननकी राम कंवर लगातार कह रहे हैं। और मूल बात देखिए, ये तो संविधान और कानून को मानते ही नहीं। राजभवन में 1 दर्जन से ज्यादा विधेयक लंबित है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, ये ऐसी परिस्थिति पहली बार अवधेश जी आई है। पिछले 10 साल में जितने कमेंट सर्वोच्च न्यायालय के राष्ट्रपति, राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्षों को लेके लिए, चाहे वो मणिपुर का मामला हो, गोवा का मामला हो, कर्नाटक का मामला हो, महाराष्ट्र का मामला हो, मध्य प्रदेश का मामला हो, जिस तरह से इन्होंने चुनी हुई सरकारों को गिराया, जिस प्रकार से आधी रात को राष्ट्रपति शासन खत्म हो गया, भोर होने से पहले अल्पमत के व्यक्ति को महाराष्ट्र में शपथ दिला दी गई थी, तो राजभवन के खिलाफ जो कड़े कमेंट लगातार हो रहे हैं, 2 महीना पहले ही कहा और राज्यपाल की कार्रवाई को रद्द किया सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद होगा तमिलनाडु के केस में, और ये भी कहा कि वीटो पावर के रूप में इनको अधिकार नहीं है। छत्तीसगढ़ तो अनुसूचित क्षेत्रों में आता है, 5वीं अनुसूची के क्षेत्र हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले बैगा जनजाति है, उनकी क्या स्थिति है? उनके प्रति तो राजभवन को जो रवैया होना था, क्या वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं? क्या 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में पेशा कानून का पालन हो रहा है?
क्या यहाँ पर विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, कृषि के कानून, जो डिम्ड मंडी का प्रावधान, जो आरक्षण विधेयक राजभवन में लंबित है, कब तक कुंडली मार के बैठेंगे? वो जिम्मेदारी निभाने के बजाय सीधे जिलों में जाके किसने अधिकार दिया? क्या यह संविधान में नहीं था कि आप अधिकारियों को निर्देशित करें? तो भारतीय जनता पार्टी न संविधान को मानती है न कानून को। पूरे देश में यही चरित्र है। आपने देखा नया संसद भवन का जब उद्घाटन हुआ, क्या परिभाषा है संसद की? राष्ट्रपति पहले आता है, फिर राज्यसभा, उसके बाद लोकसभा। न राष्ट्रपति आमंत्रित थे, न राज्यसभा के सभापति जो उपराष्ट्रपति होते हैं, न लोकसभा के अध्यक्ष थे। मतलब इनके लिए तो खाली मोदी भक्ति में पूरा संविधान, पूरा कानून, किसी चीज को नहीं मानते। और छत्तीसगढ़ में जो स्थिति है, राज्यपाल का जिलों में जाकर अधिकारियों की बैठक लेना, उनको निर्देशित करना संविधान में कहां से अधिकार है? जिस तरह से 163 में स्पष्ट वर्णन है कि राज्यपाल के सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी, और सर्वोच्च न्यायालय बार बार कह रही है कि सरकार के सलाह को मानने बाध्य है राज्यपाल। ठीक है सुरेंद्र जी, आपने तो संवैधानिक संकट की स्थिति है। पहले ये कहा जाता था रिमोट से संचालित है सरकार। ठीक है सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, ठीक है पूछ रही है सुरेंद्र जी, कौन चला रहे सरकार? ठीक है, राज्यपाल चला रहे हैं, ठीक है, ठीक है सुरेंद्र जी, आपने अनुच्छेद 163 का उल्लेख किया। उसी अनुच्छेद के अंतिम बिंदु को आप पढ़िए जरा। उसमें लिखा हुआ, पढ़ के बता देता हूं, मेरे पास प्रिंट आउट है, मैं लेके बैठा हूं। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां असीमित है। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां असीमित है, बल्कि मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह द्वारा सीमित है। मतलब मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद जो सलाह देगा वो सीमित है, लेकिन नहीं। ठीक है, ठीक है, चंद्रचूड़ सिंह ने क्या कमेंट किया? ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है सुरेंद्र जी, सुन लीजिए ना। ठीक है, मैं आपको एक और अनुच्छेद पढ़ के बता देता हूं, 213 पढ़िएगा, कि राज्यपाल की शक्तियां और कार्य उन्हें राज्य सरकार के एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य करे। कहीं पे भी अगर संवैधानिक संकट होगा तो राज्यपाल काम करेंगे। के प्रति सीधे तौर पर उत्तरदायी है ना सदन के प्रति। फिर चुनाव कराने की नौटंकी क्यों? चला लिया अधिनायक पद राज्यपाल के हाथ में, यदि सभी शक्ति है। बिल्कुल ठीक है, इसका जवाब उमेश जी दे देंगे। इसका सुरेंद्र जी, इसका जवाब उमेश जी सीधे जवाब दीजिए। चलाइए ना अधिनायक, क्यों राजभवन और मुख्यमंत्री? ठीक है, जवाब दीजिए। ठीक है, राज्यपाल के हाथ में सीमित शक्ति नहीं है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने दर्जनों बार ठीक है सुरेंद्र जी, उमेश जी जवाब दीजिए जी। बेचैनी है, बेचैनी समझ सकते हैं, जनता समझ रही है। और मुझको लगता है कि जिस प्रकार की बेचैनी है, आप लाख संविधान की किताबें, आर्टिकल्स पढ़ के बता दें, मुझको लगता है कि कांग्रेस के तमाम नेता, जो राहुल गांधी जी जो लेकर के घूमते हैं, जो किताब लेकर के घूमते हैं, मुझको लगता है कि वही इनकी सुई अटकी हुई है। वास्तविकता को लेकर के ये किसी की बात मानने तैयार नहीं है। रह गई बात कुंडली मारने वाली, जो 10 जनपद के भक्त छत्तीसगढ़ में सरकार में बैठे थे कुंडली मार करके, और जिस प्रकार की स्थितियां थी, उन कुंडली मारने वालों को जनता ने बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया, खाली बैठाने का काम किया। मैंने पहले ही जिक्र किया आर्टिकल 159, उसमें कौन से अधिकार पे कांग्रेस की सरकार कुंडली मार के बैठी? कहां पर लिखा? सुरेंद्र जी एक मिनट, सुरेंद्र जी करना छोड़ दीजिए। राज्यपाल को असीमित अधिकार नहीं है, ना विधानसभा अध्यक्ष को। सुरेंद्र जी सुन लीजिए, सुरेंद्र जी ठीक है, आप विधानसभा ठीक अध्यक्ष है, और राज्यपाल जो है सुरेंद्र जी चुनी हुई सरकारों से ऊपर है। ठीक है, उमेश सुरेंद्र जी, आपका कड़ा प्रतिवाद यहाँ पे स्थापित होता है। उमेश जी जवाब देने दीजिए। मैंने खुद उनको टोका कि कौन से कार्य पे कांग्रेस की सरकार कुंडली मार के बैठी थी। आपने कहा अभी, एक बार सुन लेते। जो तर्क कांग्रेस की तरफ निकल करके आया कुंडली मार करके बैठने का, उसी तर्क के प्रति उत्तर में मैं कहा कि 5 वर्षों तक जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता के अधिकार पर कुंडली मार करके बैठने का काम पूर्ववर्ती भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार ने किया, चाहे किसानों का विषय हो, आम नागरिकों का विषय हो, स्वास्थ्य सेवा का विषय हो, तमाम विषयों को रोकने, लटकाने, भटकाने का काम किया। चाहे प्रधानमंत्री आवास के ऊपर कुंडली मारकर बैठे थे। ये एक उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे अनेक उदाहरण है। डिबेट का ये विषय नहीं है, इसलिए और उदाहरण नहीं गिनाऊंगा। जनता तमाम उदाहरण जानती है, इसलिए बाहर का रास्ता दिखाने का जनता ने कांग्रेस को काम किया है। इसकी बात हो गई, 25 की कीजिए ना, उसी पे आ रहा हूँ। 1.5 साल बाद की स्थिति पे बताइए। उसी पे आ रहा हूँ। आज 1.5 वर्षों में सुरेंद्र जी ने स्वयं स्वीकार किया, अभी आपके डिबेट के अंदर में जब आपने सवाल किया कि कांग्रेस ने मुद्दा उठाया या ना उठाया, सुरेंद्र जी ने लगातार जवाब दिया। अजय चंद्राकर जी का नाम लिया, पुन्नू लाल मोहले जी का नाम लिया,
बृजमोहन अग्रवाल जी का नाम लिया, स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि उन्होंने दीपक बैठ का भी नाम लिया। मैं आ रहा हूं ना, स्पष्ट तौर पर कहा ठीक कि है। इन्होंने पत्राचार, अर्थात जनता के विषयों को उठाने वाले भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं। और रह गई बात दीपक वैद्य जी की, तो उनकी स्थिति उनके पार्टी के अंदर में क्या है, उनकी स्वीकार्यता क्या है, उनके ही विधायक उनके खिलाफ पत्र लिख चुके हैं। ये कांग्रेस का आंतरिक विषय है। लेकिन मैं छत्तीसगढ़ के विषय में बात करूंगा, छत्तीसगढ़ के विकास के विषय में बात करूंगा। जनहित के मुद्दे सदन में कौन उठाता रहा है, हमारे तमाम विधायकों का नाम अभी ये गिना रहे थे। और सदन में कांग्रेस के विधायकों की भूमिका क्या रही है, और सदन के बाहर भी सड़क के अंदर में क्या रही है। अर्थात इनके पास कहीं कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा विहीन कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस प्रकार के विषय उठा करके केवल अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास कर रहे हैं। ये प्रमाणित होता है इनके जवाब से। मैं जब अनिल जी का रुख करता हूं, सुरेंद्र जी के पास आऊंगा। अनिल जी, क्या राजनीति के लिए, अब केवल कोई राजनीति के लिए संवैधानिक संस्थाओं पे आप सवाल उठाएंगे, केवल सियासत के लिए? नहीं नहीं, बिल्कुल होना नहीं चाहिए। देखिए, अब कांग्रेस के प्रवक्ता है, उनकी अपनी पार्टी की जो है गाइडलाइन है, जो उनकी लाइन है, तो वो राज्यपालों के जो भाजपा के सरकारों में दुरुपयोग उससे बात कर रहे हैं। लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि जब बाबरी विध्वंस हुआ था तो उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ पटवारी की सरकार, पता एक के साथ एक फ्री, पटवारी की सरकार क्यों गिरी भाई, राजस्थान की सरकार क्यों गिरी? तो ये सब सारी चीजें देखो, और इतिहास में जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो हो चुका है वो बीत चुका है। रमेश भंडारी, हाँ, रमेश भंडारी से लेके बहुत सारे जो है गवर्नरों के दुरुपयोग की बात अब हम कर सकते हैं, लेकिन उन पर जाना नहीं चाहिए। हाँ, एक बात जरूर है कि अगर राज्य के विकास के लिए कोई बात हो रही है तो उसमें सवाल उठाने का कांग्रेस को अधिकार है, और वो उठा रही है, उसमें कोई शक नहीं। अब खाली हो गया, ये हो गया, अब खाली तो आपने कर दिया है, क्योंकि उनके जो काम कांग्रेस को करना चाहिए, कांग्रेस के विधायकों को, वो तो भाजपा के विधायक कर रहे हैं। फिर तो ये कहा जा सकता है, नाम से मत कीजिए दुश्मनों का गिला, हम तो हैं दोस्तों के सताए हुए। अब पूरे जो सवाल भाजपा के ही लोग उठा रहे हैं, तो कांग्रेस के लोग सवाल उठाएंगे तो उठाएंगे क्या? आप तो उनको मौका ही नहीं दे रहे हो। तो फिर, लेकिन एक बात जो आपने सवाल किया वो बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान पर इस तरह से जो है टिकट पिटिंग मैं नहीं समझता कि बहुत जायज है। हाँ, सरकार जरूर निशाने पे होना चाहिए, सरकार के ऊपर जितना ज्यादा अंकुश लग सकता है लगाया जाना चाहिए, और इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। राजनीति अगर हो तो सरकार के कामकाज पर होना चाहिए। अब भरपूर जवाब दीजिए आप। अवधेश जी, जी, हर संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति संविधान के दायरे से बंधा हुआ है। कोई भी व्यक्ति सर्वशक्तिमान नहीं है। किसी भी, चाहे वो गवर्नर हो या विधानसभा अध्यक्ष, उनके कार्यों की समीक्षा सब लगातार कोर्ट के माध्यम से भी हो रही है। तो यह कहना कि किसी को असीमित अधिकार है, मैं नहीं समझता हूं कि संविधान इतर है, संविधान में उचित है। इस बात का जिस जिक्र कहीं तरह नहीं। से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में, देखिए, महामहिम गवर्नर का जहां अनुसूचित क्षेत्र है, जहां 5वीं अनुसूची के पेशा कानून लागू हैं, वहां पर बहुत ज्यादा उनके ऊपर जवाबदारी होती है ट्राइबल्स के प्रोटेक्शन का। आज जो छत्तीसगढ़ में कारपोरेट की लूट मची है, जो बस्तर हो, सरगुजा हो, संसाधन बेचे जा रहे हैं, जिस तरह से कारपोरेट के लिए लाल कारपेट बिछाया गया है, तो निश्चित तौर पर इस पर संज्ञान लेना चाहिए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से लगातार आदिवासी, आम नागरिक पीड़ित और शोषित हो रहे हैं, जिस तरह से बैगा जैसी संरक्षित जनजाति की जो स्थिति है, उस पर उनको संज्ञान लेना चाहिए। जो जनहित के विधेयक राजभवन में रोके गए हैं, स्पष्ट तौर पर अब तो समय भी निर्धारित कर दिया सर्वोच्च न्यायालय ने, आपको रोकने का, वीटो पावर की तरह से उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं। अनुच्छेद 200 में वो प्रक्रिया का भी उपबंध है, जिसको लेके विशेष तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि आप वीटो के रूप में यूज नहीं कर सकते, आपको निर्णय लेना पड़ेगा। तो तत्परता से ऐसे जनहित के मामले, चाहे वो विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम हो, डीम्ड मंडी जिसमें किसानों के लिए जो है विशेष प्रावधान है, डीम्ड मंडी के रूप में जो खलिहान और सीधे खेत से जो संग्रहण होता है उसको मंडी के दायरे में लाया गया है, ताकि किसानों के साथ जो अन्याय होता है, जो भुगतान से रोका गया है, उसको भी दायरे में लाया जा सके। जिस तरह से आरक्षण विधेयक है, जो बहुसंख्यक आबादी है छत्तीसगढ़ के, उनके शिक्षा और रोजगार जैसे विषय जुड़े हैं, उनके संदर्भ में जो प्रावधान है उस पर तत्परता बरतनी चाहिए। और सरकार चलाने के लिए जनता के प्रति सदन के भीतर और सदन के बाहर भी जिम्मेदार तो सरकार है, तो सरकार को सरकार का काम करने देना चाहिए। निश्चित तौर पर कहीं कोई गड़बड़ लगती है, जैसे बहुत बड़ी गड़बड़ जो है शिक्षा विभाग में युक्तियुक्तकरण के नाम पर हो रहा है, उसके लिए सीधे तौर पर रमन सिंह जी को साहस दिखाना चाहिए कि सरकार को आईना दिखाए कि आप किस आधार पर न्यूनतम पदों की संख्या में आपने कम कर दिया, मैं अनिल जी का रुख करता हूँ। अनिल जी, शिक्षा ठीक है, परिवर्तन किया। मैं उमेश जी आपके पास आऊंगा, जब एक बार अनिल जी से एक हाइपोथेटिकल सवाल ले लेता हूँ। अनिल जी, जब बताइएगा,
राज्यपाल अभी सरकार के कामकाजों की समीक्षा करते हैं जिले में जाके, तो इतनी सियासत हो रही है। अनुसूचित क्षेत्र में जाके काम करेंगे या जिन जिन विधेयकों का जिक्र बार बार किया जाता है, सुरेंद्र जी भी कई विधेयकों का जिक्र कर रहे थे, आरक्षण हो, विश्वविद्यालय संशोधन हो, तमाम चीजों, उस पे अगर संज्ञान लेंगे तब कितनी सियासत होगी। पहली सरकार बनी अजीत जोगी की तब भी एक धर्मांतरण पर संशोधन कानून हुआ, क्या वो पास हो गया था? बिल्कुल आज तक लटका हुआ है। तो आप एक उंगली उठाओगे 4 उंगली आएगी। हाँ, रहा सवाल जो है रामन डेका के जो जिले जिले में जाने का और ये करने का, तो वो स्थिति आई क्यों, ये महत्वपूर्ण है। आप ये मत देखिए कि राज्यपाल राजभवन से निकल रहे हैं। राज्यपाल राजभवन से तभी निकलते हैं जब उनको लगता है कि कहीं कोई काम नहीं हो रहा है या कहीं कोई कमी हो गई। दिनेश नंदन साय अपने पहले जो गवर्नर थे, वो बहुत लोकप्रिय थे, वो हर कार्यक्रमों में जाते थे, लेकिन उन्होंने कभी अधिकारियों की बैठक नहीं ली, ना उनको दिशा निर्देश दिया। इनको इसलिए लेना पड़ रहा है कि काम नहीं हो रहा है। इस बात को सरकार को मानना चाहिए कि कहीं न कहीं कोई कमी रही। जब तो गवर्नर बाहर आ रहे, नहीं तो उनको क्या जरूरत है, वो तो उनका जो अधिकार है वो अपने राजभवन में रहे। उमेश जी, बेहद गंभीर सवाल है, बहुत सीधा जवाब दीजिएगा। मैं आ रहा हूं जी। मुझको महामहिम राज्यपाल के शपथ की एक लाइन भी याद आ रही है। तमाम राज्यपाल जो शपथ लेते हैं, हम लोग भी, आप लोग भी जाते हैं, एक लाइन बहुत प्रभावित भी करती है कि राज्य की अंतिम लाइन है, राज्य की जनता की सेवा और कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा। और मुझको लगता है कि यदि जिलों के अंदर में जा रहे हैं, एक प्रकार के एक समर्पण की भी भाव है, एक इच्छा शक्ति का भी विषय है, और ना सिर्फ सरकार को निर्देशित करने का काम, सरकार के माध्यम से उन विषयों को आगे बढ़ाने का काम, बल्कि जाकर के यदि वो फील्ड में अगर उसकी समीक्षा भी कर रहे हैं या एक समर्पण के भाव से जनता से जुड़ करके उन विषयों को आगे बढ़ाने का भी प्रयास कर रहे हैं, तो इसमें छत्तीसगढ़ की जनता का कहाँ अहित हो रहा है? इसमें सरकार को लेकर के इसमें सवाल उठाने जैसा विषय केवल राजनीति की ओर इंगित करता है। यदि महामहिम राज्यपाल महोदय यदि अपने कर्तव्यों को लेकर के और अपने कार्यों को लेकर के न सिर्फ निर्देश देते हुए बल्कि फील्ड में जाकर के जनता से कई बार विषय रहते हैं, हम तमाम राज्यपाल से आप लोग भी मिलते हैं, एक भावना भी रहती है कि हम जनता से मिलकर के फीडबैक भी लें, तो उस विषय को उस तरीके से लेने की आवश्यकता है, ना कि इस संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोगों के ऊपर राजनीति करने के। केवल ये आज का विषय नहीं, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस सरकार में थे, तब भी देखा गया है कि संवैधानिक पद पर बैठे लोग। आपकी बातें आ गई, आपने बड़ी अच्छी बात कही। राज्यपाल के शपथ की आखिरी लाइन का आपने जिक्र किया कि राज्य की सेवा के लिए समर्पित रहूंगा, यही आपने बात कही। मैं कुछ नाम पढ़ देता हूं, आप सुनिएगा। दिनेश नंदन सहाय, के.एम. सेठ, नरसिम्हन, शेखर दत्त, बलराम दास जी टंडन, आनंदीबेन पटेल, अनुसुईया उइके, विश्वभूषण हरिचंदन। क्या इन 9 लोगों को इस शपथ की आखिरी लाइन की जानकारी नहीं थी क्या, जो केवल इन्हें लाइन की आखिरी लाइन की जानकारी है? मैंने क्या कहा कि एक वर्किंग स्टाइल फील्ड में कोई जाता तो है, 9 लोगों का खराब था क्या? ना कोई निर्देशित करता है, निर्देशित करके अपने राज्य ठीक है, मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट, ठीक है उमेश जी, आपकी बात आ गई। सुरेंद्र जी, संक्षेप में मुझे समाप्त करना है। अवधेश जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी ये मान चुके हैं कि इस प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, और इसीलिए चाहे वो विधानसभा अध्यक्ष हो चाहे गवर्नर हो, जो पदेन राज्य सरकार के अंदर नहीं आते, उनको इस तरह से जाके काम करना पड़ रहा है। इसका यह मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की शायद सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। जिला स्तर तक चलिए, मुझे समाप्त कर, ठीक है उमेश जी, सुरेंद्र जी मुझे समाप्त करना होगा। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। उमेश जी आपका शुक्रिया, अनिल जी आपका शुक्रिया, सुरेंद्र जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के इस बात को समझिए कि संवैधानिक संस्था और संवैधानिक दर्जा, इन दोनों को अपनी शक्तियां असीमित है, अपनी शक्तियों में काम करने के लिए तमाम तरह के संविधान में क्षेत्र में उल्लेखित किया गया है, लेकिन अगर सियासी उंगली उठेंगे तो सवाल दूर तक जाएगा। बहरहाल इन तमाम सवालों का और तमाम संवैधानिक संस्थाओं पे उठ रहे सवालों का जवाब कब तक आएगा, वक्त तय करेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।